नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी न्यूज़ और मैं हूं खुशबू सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं अजीमो शान, कॉमेडी की जान और फिलहाल हमारे मेहमान नन अदर देन सुनील पाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और खुशबू सिंह के साथ में इंटरव्यू करते हुए मुझे लगता है कि खुशबू आएगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में इंटरव्यू होता है, लेकिन ये इंटर खुशबू होगा क्योंकि खुशबू आएगी। और ये बात खुशबू द्वारा है तो बहुत फैलेगी, समाज तक फैलेगी। तो ऑन टीवी के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है, और ऑन टीवी के सारे दर्शक हमेशा टीवी पे रहे और ऑन रहे। आपने ये तो सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर आपने ये नहीं सुना होगा तो ये ज़रूर सुना होगा कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, तो कुछ ऐसी ही जर्नी रही है सुनील पाल की। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जो कहा ये सच है? बहुत अच्छा खुशबू, तुमने जो जो बोला है वो एकदम कटु सत्य है। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता। मैंने मेरे फिल्म है, मेरी आने वाली फिल्म जो है कॉफ़ी विथ अलोन फिल्म आने वाली है, उसमें डायलॉग है कि शॉर्टकट के चक्कर में नंबर वन भी नो वन हो जाता है, क्योंकि नंबर वन की स्पेलिंग NUMBERONE, और हमको शॉर्ट में क्या लिखते हैं NO1। तो शॉर्टकट के चक्कर में नंबर वन भी नो वन हो जाता है। तो शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत कीजिए जैसा आपने कहा। आपकी जैसी कि जर्नी रही है फर्श से अर्श तक की। आप एक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर से बिलोंग करते हैं सर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे, तो कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ की सोच होती है कि पढ़ लिख कर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन हमारा दायरा, सोच बड़ी होती है, हमारा दायरा छोटा होता है। वैसे में आपने सोचा कि बॉलीवुड में नाम कमाना है, लोगों के दिलों पे छाना है। ये सफ़र सर कैसे तय हुआ? देखिए, कला जगत का जहाँ तक मेरा मानना है कि रेलवे और कला जगत में बहुत समानता है। जैसे रेलवे स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, OTT प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म रेडियो है। प्लेटफॉर्म है, हाँ, म्यूजिक ट्रैक है, ट्रैक रेलवे ट्रैक है, बिल्कुल। फिल्म लाइन है, रेलवे लाइन है। रेलवे से पूरा और मिलता मैं जुलता। समझता हूँ कि तरक्की का रियल वे इज रेलवे। रेलवे। BR फिल्म, भारतीय रेलवे। तो मेरी तरक्की जो है ज़मीन से आसमां तक की है। ज़मीन से आसमां तक मतलब ज़मीन मतलब रेलवे ट्रैक। अभी मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ, आसमान। सही है। तो रेलवे ट्रैक जो है मेरे लिए बहुत सही ट्रैक है। और मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशन बहुत अच्छा है। चूँकि हमारे पिताजी रेलवे में थे तो मुझे रेलवे से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। रेलवे मेरे पास है क्योंकि मेरे पास अभी भी रेलवे का पास है। अभी भी पास है? अभी भी आप रेलवे से सफ़र करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे शोज़ बहुत जगह पे होते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ फ्लाइट नहीं जाती, वहाँ रेलवे से जाते हैं। रेलवे की जर्नी याद आती है, जर्नी का रेलवे याद आता है। पिताजी से लेके, गांव से लेके रेलवे क्वार्टर में कैसे रहते थे। और पिताजी तो 2 क्वार्टर में रहते थे, रेलवे क्वार्टर में और अच्छा। दोनों क्वार्टर में रहते थे। समझ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन जो है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही। तो हमें रेलवे जो है वो हमेशा ज्ञान दिलाता है कि भैया हर स्टेशन पे, हर जगह पे आपको आगे बढ़ते रहना है, और स्टेशन से कुछ ना कुछ हवा पानी आबो हवा सब सीखने मिलता है। और हमारा सेवाग्राम एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस, जो कि फिल्म भी लेके आ रहा हूँ मैं, विदर्भ एक्सप्रेस। तो मैं रेलवे से बहुत, ट्रेन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आई एम अ ट्रेन आर्टिस्ट। तो सर, जैसा कि आप बोल रहे हो कि ट्रेन का पास आज भी आपके पास है, तो अगर मैं ये पूछूं कि सबसे पहले आपने फ़्लाइट का सफ़र कब किया था? तो उस फ्लाइट का सफ़र तो मेरे जीवन में बहुत लेट आया, लेकिन ट्रेन से ही मैं बॉम्बे आया था। और वो भी मोर्चे में, जब ट्रेन फ्री होती है ना, अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर साहब की पूज्य जब हाँ जयंती परम होती पूज्य है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे संविधान के नायक, नायक। महानायक। तो उनकी एक अधिवेशन होती है, तो उसमें मैं रेलवे में सफ़र करके आ क्या गया। आया था। तो हमने रेलवे में हर जगह पे सफ़र किया है। बाथरूम में भी किया है, बाथरूम के बाजू में भी किया है, दरवाजे पे बैठ के ऐसा पकड़ के, या लोकल जो जनरल वार्ड होता है, जनरल कंपार्टमेंट होता है, उसमें भी। तो मैं रेलवे के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ।
आपका सवाल था कि मैं फ़्लाइट का सफ़र मैंने पहली बार कब किया। जब पहली बार मैंने शायद मैं कैसे 2000 में या 99 में महेंद्र कपूर साहब के साथ शो किया। महेंद्र कपूर साहब जो हमारे अगेन भारतीय रेलवे के तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारत के बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े सारे भारत के गाने उन्होंने गाए, न केवल भारत के, महाभारत के भी गाने उन्होंने गाए। महेंद्र जी। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम, महाभारत महाभारत। और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो उनके साथ मुझे हॉलैंड वेस्ट इंडीज़ शो करने का पहली बार KLM की फ़्लाइट में चढ़ा था, हॉलैंड गया था। तब तक मुझे KLM फ़्लाइट है ये नहीं मुझे पता था। तब तक तो मुझे लगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में KLM आजू बाजू में ही आते हैं, अच्छा। KLM साथ में होते हैं। मुझे नहीं पता था कि महेंद्र कपूर साहब मैं साथ में बैठ कर जाएंगे। तो वो हम पहली बार मुझे लगा था कि KLM यही है हम लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बार उस फ्लाइट में बैठा था, हॉलैंड वेस्ट इंडीज़ गया था, 4 शोज़ किए थे हमने, बड़ा अच्छा शो हो रहा था। तो उस वक्त 99 में शायद हमने पहली बार फ्लाइट का सफ़र किया था। सर, इस जर्नी में, आपके सक्सेस की जर्नी में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने सुना कि आपने रिक्शा भी चलाया, ऑफिस बॉय का भी काम किया, क्या नहीं? सारे ही काम मैंने किए जो जो वो मुझे। वो दौर कैसा था और क्यों ऐसा क्यों आया कि आपको रिक्शा चलाना पड़ा, आपको क्योंकि ऑफिस मैं बाहर बॉय से का आया काम था, करना पड़ा? क्योंकि मैं बाहर से आया था नागपुर आया था सबसे पहले। तो नागपुर में ऑर्केस्ट्रा OP सिंह, वहाँ पर अरुण हिवराड़े मेरे दोस्त ने मुझे लगा दिया। तो रहने के लिए घर नहीं था, अरुण के घर पे रहता था, लेकिन अरुण का घर बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था रखवाने की, लेकिन छोटा घर था, उनका परिवार बड़ा था। तो मैं OP सिंह ऑर्केस्ट्रा में ही सोता था, रहता था, ऑर्केस्ट्रा के काम, बैकग्राउंड सब, स्टेज लगाने ये करना, और ऑफिस बॉय भी बन के रहता था, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था। तो समय ऐसा था, लेकिन उस पीरियड में भी मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा अच्छा फील कर रहा था कि भगवान एक अच्छी शुरुआत कर दी। ऑर्केस्ट्रा के साथ ऑर्केस्ट्रा का ऑफिस भी दे दिया, और सामने झुमका भाकर केंद्र था, वहाँ पर OP सिंह साहब ने मेरा खाने का महीना लगा दिया था। तो झुमका भाकर भी, कभी भाकरी, कभी वो जो खिचड़ी बनती थी, वो सब खाकर 1.5 साल में रहा हूँ मैं नागपुर में। मुंबई आने का सर आपने कब सोचा और कैसे? 95 की शुरुआत में मैं आ गया था, 94 के एंड या 95 की शुरुआत में आ गया था। और तो वो मिठुनदा का एड्रेस लेकर आया था मैं, लेकिन मिठुनदा तो ऊटी में शिफ्ट हो गए थे। तो फिर एक बैंड्रा से सांताक्रूज चलते चलता आया, एक मिमिक्री आर्टिस्ट का एड्रेस था मेरे पास, अजहर लश्करी साहब, वो भी मुझे नहीं मिले। तो चाय की दुकान में नौकरी कर ली थी, और चाय, हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है, अपने चाय की दुकान पे भी। क्योंकि वो जो चाय वाला था, वो पान की दुकान भी थी, वहाँ वो बंदा नागपुर का था, चाय पान बनाने वाला, चाय वाला नहीं था। तो मैं चाय की दुकान में नौकरी की थी। मुझे तब पता नहीं था कि चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में आगे चल के बहुत इज्जत मिलेगी। मैं MBA चाय वाले की बात कर रहा हूँ, आप किसके बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हो। लेकिन ये भी MBA चाय वाला है, इसने सबको MBA कर रखा है, मुख बधिर अंध, मुख भक्त, बधिर भक्त और अंध भक्त। मैं फिर किसी और चाय, नहीं मैं नहीं दौड़ी नहीं, चाय वाले की बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। आपकी चाय वाले की बात कर रहे हैं, नहीं, आगे बोलिए। तो वो तो ऐसे फिर शुरुआत हुई उस चाय की वाले दुकान पर। से जब मैं काम करता था सांताक्रूज वेस्ट में, आज भी वो चाय की टपरी है, वहाँ पर शराबी, टपूरी, हाँ, तो गुजराती, वहाँ से भी सिंधी, आपको बहुत सारे वो मेरा इंस्पिरेशन। चाय की दुकान मेरी जो थे वो मेरे लिए एक स्कूल है, मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, वहीं बैठ के बहुत कुछ लिखा, उसी की वजह से मैं दिखा, और उसी की वजह से अभी तक हूँ टिका। आप कर सकती है मुझे टिप्पणी और टिका। तो सर, मुंबई में आप जब आए, तो मुंबई में कैसा, मतलब लोगों का कैसा सपोर्ट रहा, किस तरह बहुत से अच्छा, लोगों ने बहुत आपको हेल्प किया? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। लोग बोलते कि अपने काम में आगे बढ़ने के लिए रियाज की ज़रूरत है। मुझे बॉम्बे में सबसे पहला दोस्त ही मिला, उसका नाम रियाज था। तो मैंने कहा भाई चलो, ऊपर वाले आइडिया से मुझे लोगों से मिलवाया। फिर जॉनी भाई से मुलाकात हुई, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर जी से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनसे कैसे मिलना हुआ सर, जॉनी लीवर से? उन दिनों फिल्म चल रही थी राजा हिंदुस्तानी, शूटिंग चल रही थी, तो उसमें वीरू कृष्णा जी डांस मास्टर, वो हमारे सांताक्रूज में रहते थे। तो एक बार मैं उनके एरिया में मिमिक्री कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि इधर तू ये सब करता है तो जॉनी लीवर को जानता है? बोला हाँ जानता, तो मिला है? बोला नहीं। मैंने मिला दूँ? बोला हाँ सर मिला दीजिए।
तो उन्होंने जॉनी भाई को फ़ोन किया, मैं उनके घर पे गया और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे सभी लोगों से मुलाकात होती रही, आगे बढ़ता चला गया और काम होता चला गया। आज सर आपने बोला कि अभी आप कुछ फिल्में कर रहे हैं जो आने वाली है। आप वैसे शोज़ में दिखते हैं, स्टेज शोज़ है, आप इंडिया से लेके विदेशों में भी जाते हैं, काफ़ी शोज़ करते हैं, बट फिल्मों में और कहें या वेब सीरीज़ में कहें तो काफ़ी टाइम से आप दिखे नहीं उसके। देखिए वेब सीरीज़ में गंदगी आ गई है, गालियाँ आ गई, वो मैं देता नहीं। मेरा काम है खुशबू फैलाना, बदबू फैलाना नहीं, ठीक है। मेरी एक दोस्त थी खुशबू नाम की, बहुत दुबली थी, 6 महीने बाद बहुत मोटी होकर मिली। मैंने कहा क्या हुआ? खुशबू हो ना, फैलूंगी तो बिल्कुल ही बिल्कुल, अब और फैलूंगी। मजाक कर रहा हूँ। OTT पर आपको पता है आजकल लड़के और लड़कियाँ एक माइक पकड़ लेते हैं और गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें। वेब सीरीज़ में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी लोग गंदे गंदे वेब सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें गंदे डायलॉग, इतना सब चल रहा है। तो मैं ऐसी जगह पे कंफर्टेबल हूँ। तो सर आपको भी कभी ना कभी ऑफर तो मिला ही होगा बहुत कि बार आप भी गालियां दे लो, बहुत बार आप भी बहुत बार मिला। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, पेमेंट भी बढ़ा के। फला फला आर्टिस्ट, हाँ फला फला आर्टिस्ट इतने में कर रहा है। मैंने कहा भाई बॉस आपको बहुत सस्ते में पड़ रहा है, अगर मुझे आप 100 करोड़ भी दोगे तो भी नहीं कर पाऊँगा। पैसा कोई भी कितना भी मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरा ऑडियंस के साथ में कमिटमेंट है। मैं दर्शकों को अपना परिवार समझता हूँ। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा दर्शकों के सामने सही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। यही हमारे अन्नदाता है और यही हमारे अन्नदाता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। हमारा नाम कॉमेडियन और कलाकार बहुत सस्ते हैं। इसलिए मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, वो भी आप देखिए रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है, SR के म्यूज़िक पर है, डॉन OTT पर है और सुनील पाल ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। गाली गलौज इसी के खिलाफ बनाई है। तो OTT पे सर आप आ रहे हैं बट उस तरह के उस ऑफरों तरह से को वो ऑफर मुझे रिजेक्ट कर रहे OTT हैं पे मैंने तो, ये जो OTT की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो बड़ा वेब सीरीज़ आया था ऋचा चड्ढा, विवेक ओबराय और अंगद बेदी का, क्रिकेट पे था वो। उसमें एज ए सुनील पाल मैंने पूरा, वो सब लोग देख रहे हैं शो में और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। एज ए सुनील पाल ही एंट्री कर चुका हूँ मैं। उसके बाद मेरे 2-3 वेब सीरीज़ और भी आए। अभी एक वेब सीरीज़ मेरा बन के तैयार है सुनील हिंगोरानी का, जिन्होंने एक ज़माने में फिल्म बनाई थी राम अवतार, और अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे, उनकी वेब सीरीज़ आ रही, मैं हूँ कृष्णा है। एहसान कुरैशी को मैंने उसमें काम दिलवाया, वो मानता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने काम बहुत सारा किया है एंड सबका अच्छा हो, विकास हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया मेजोरिटी में सबका अच्छा हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गंदगी ये सब चीज़ें ना करें। बाकी मालिक सबको सद्बुद्धि दे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ कि भैया समाज का ख्याल रखो। जो समाज में नहीं आता वो मेरे समझ में नहीं आता। ये भी मैंने सुना है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, सीरीज़ हैं जो आपने बनाई है बट वो किसी ना किसी वजह से अटकी हुई है, रिलीज़ नहीं हुई है, तो उसके पीछे क्या वजह है? कितनी फिल्में वजह हैं सिर्फ ऐसी? यही है कि आजकल वही है, मैंने कहा ना कि भाई यही सब बिक रहा है। जो जितना नंगा होगा वो उतना बड़ा सेलिब्रिटी है। आदमी कितना ही नॉन टैलेंटेड हो, लड़का हो या लड़की, लेकिन स्टेज पे अजीब व गरीब हरकतें कर रही है, गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, गंदी गंदी बातें कर रही है, तो उनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है। और मिलियंस से फॉलोअर होते हैं तो लोगों को क्या लगता है, सो कॉल्ड टीवी वालों को, कि ये ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर। उन्हें नहीं पता कि किस वजह से पॉपुलर है। तो आप कह सकते हैं कि लोग भी वही देखना पसंद कर रहे हैं। पसंद नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। आप पसंद करती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वक्त सिर्फ मेरे सामने एक ही लड़की है, एक ही व्यक्ति है जिससे मैं पूछ रहा हूँ और वो कह रही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही समाज में हर आदमी जो है पसंद नहीं करता ज़बरदस्ती। अब क्या होता है कि वही है ना कि आपको पसंद नहीं है, जो खाना पसंद नहीं है, लेकिन भूख लगी है तो ज़िंदा रहने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अब कुछ नहीं है तो लोग सोचते यही देखो। क्योंकि हम लोगों को मौका इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे काम में मेहनत लगती है, हम मेहनत के बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत कौन करे। एक लड़की, सुंदर सी लड़की, उसको मेकअप करके, और वो वहाँ पर इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है अपने कपड़ों के ऊपर, अपने स्पेशल कपड़ों के ऊपर, अपने स्पेशल पर्सनल चीज़ों के ऊपर कर रही है, तो लोगों को देखने में, सुनने में, कुछ लोगों को, सबको ही नहीं, अच्छा लगता है। तो उनको लगता है कि यार यही TRP है,
ऐसा चल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि हर लड़की को ये पता चल जाए यही बिकता है, तो हर लड़की अगर कम कपड़े पहन कर उल्टा नाचने लगे, गंदा नाचने लगे, और हर लड़का गाली गलौज करने लगे, तो सबको अगर ये इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाएगी और इजीली उनको प्लेटफॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे, तो सब अरे लोगों को लगेगा ऐसा करने से बिग बॉस मिलता है, ऐसा करने से फला मिलता है, तो हर आदमी करेगा। तो फिर जब ज़्यादा तादाद होगी तो कोई किसी को देखना पसंद नहीं करेगा। फिर ये होगा कि भैया फिर एक अमिताभ बच्चन ढूंढो, फिर एक लता मंगेशकर ढूंढो, एक जॉनी लीवर ढूंढो, एक सचिन तेंदुलकर ढूंढो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वक्त तक रहते ही सब संभल जाए। सर, आपने मेहनत की बात की कि मेहनत करने वालों को जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पसंद का था, जो आपके मन लायक था कि नहीं मुझे ये चाहिए था, वो कब मिला मेरे क्या? हाँ, मुझे लाफ्टर चैलेंज के बाद मुझे एक पहचान मिली। उसमें कोई इनाम नहीं था मुझे, लेकिन थैंक्स टू पंकज सरस्वत जो हमारे, मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ भी, हम सारे स्टैंड अप कॉमेडियन मिमिक्री वालों ने मिलके बैंक में खाता खोला है, और उस बैंक का नाम है सारस्वत बैंक। लाफ्टर चैलेंज के थ्रू डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर, उनका डायरेक्टर का नाम सारस्वत है। वो बैंक के मालिक नहीं है। मैं समझ गई सर आपका जो शुक्र है, समझ में आया, मुझे समझ में आ गया आप जो बोल रहे इस कि लड़की वहाँ को ये जो कल समझ में आएगा, हालांकि कल भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये युग ही कलयुग है। ये युगी कलयुग और कल भी नहीं समझ आया तो समझना घोर कलयुग है। घोर कलयुग है। तो फिर लाफ्टर चैलेंज ने आपको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ये कह लाफ्टर सकते चैलेंज दिया, उसी वजह से रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल आजकल की ज़रूरत ही है। आज मनोज कुमार जी अगर फिल्म बनाएंगे तो ये बनाएंगे, रोटी कपड़ा मकान का सीक्वल बनाएंगे, तो उनको बनाना पड़ेगा रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, क्योंकि रोटी के बिना आदमी जी सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, साबित ही कर रही है लड़के लड़कियाँ। मकान के बिना भी रह सकता है, कहीं भी रह लेगा आदमी, मगर मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। ये शोध हो चुका है। जिंदा रहने की बात दूर आदमी है। के अंदर का सांसें ना हो तो भी जिंदा रह लेगा, मोबाइल ना हो तो फिर भगवान मोबाइल है कहाँ रे तू, ऐसा शुरू हो जाएगा। तो लाफ्टर चैलेंज में सर आपको फीस कितनी मिली थी? लाफ्टर चैलेंज में कोई नहीं मिली, हम तो पार्टिसिपेंट थे, उसमें तो हमको कंटेंट अपना देना पड़ा। सिर्फ हमें कपड़े मिले थे और खाना पीना मिलता था वहाँ पे। जो बाहर से लोग आए थे, एहसान कुरैशी पहली बार फ्लाइट पे बैठा था, ऐसे कई लोग पहली बार फ्लाइट पे बैठे थे, ठीक है। वो उनको 5 स्टार ऑर्डर मिला। मैं तो 10 साल से बॉम्बे में था, तो उससे पहले 3 वर्ल्ड टूर कर चुका था। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सोनू निगम साहब, पूरा लाफ्टर चैलेंज शो से पहले आपने उसके पहले मेरा टीवी पे शो भी आ चुका था, धमाल नंबर 1 टीडी मेट्रो पर, आकाश जैन जी का। महेंद्र कपूर साहब के साथ वो फिजी ऑलरेडी बताया मैंने, कर चुका था। तो मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रोजी रोटी से लग चुका था, मेरा फैमिली भी यहाँ आ चुका था, तो वहाँ से कुछ पैसे नहीं मिले थे। लेकिन जो शो हिट होने की वजह से, अगर हिट शो नहीं होता, भगवान ना करे, शो हिट ना होता तो हमें कुछ नहीं मिलता, ना पैसा, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, ना उस शो ने आपको पहचान दी। यस, इसलिए पंकज सरस्वती जी का कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम। उस शो ने हमें, लाफ्टर चैलेंज ने हमें कपिल शर्मा जैसा एक ऐसा सितारा दिया। हम लोग सब स्टार्स है, लेकिन वो आसमान है, ऐसा आसमान जिसके तहत पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड जितने वुड है सब वुड दबंग वहाँ कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा की बात आप कर रहे हैं, तो कपिल शर्मा से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? लाफ्टर चैलेंज में ही मुलाकात हुई थी 3 में। उसके बाद फिर उन्होंने हमारी फिल्म भावना को समझे भी की, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, जिसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडी में। हाँ, आपने वो फिल्म की जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो वो फिल्म का आइडिया आपको कैसे मिला कि इतने सारे 51 कॉमेडियन शायद? ये आइडिया मुझे परमात्मा ने दिया। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें हर कैरेक्टर स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो उठा के देख लीजिए भावना को समझो फिल्म, यूटीवी की तरफ से रिलीज, और यूट्यूब पर भी है। उसमें सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव साहब, पाकिस्तान की कलाकार शकील सिद्दीकी, रौफ लाला, यहाँ पे सुदेश लहरी, कपिल शर्मा, सब लोग हैं। और वो फिल्म बहुत पसंद की गई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तो है ही, इंडियन का लाफ्टर चैलेंज तो मुझे मिला ही मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे मिला है। तो मैं समझता हूँ कि भाई उस तरह का आइडिया फिर आप फिल्में बनाते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं फिल्मों को, तो उस तरह के कुछ और आइडियाज जो आगे आने वाले दिनों में? फिल्म मैंने बनाई मनी बैक गारंटी, वो भी यूट्यूब पर है। उसमें भी 7-8 कलाकार, ज़्यादा ही हो गए, 10-12 कलाकार थे, और बाहर के कलाकार भी है, मतलब नॉर्मल एक्टर भी है और ये एब नॉर्मल एक्टर भी है। और फिर बिग बॉस बनाई, फिर बनाई लॉकडाउन टू अनलॉक, अभी फिल्म आई है गाली गलौज, वो स्टैंड अप कॉमेडी पर ही आधारित है, जो आपको मैंने बताया यूट्यूब पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी है, रिलायंस एंटरटेनमेंट। और अभी फिल्म आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन।
कॉफ़ी विथ एक हेलो। ऐसी कहानी है, डिप्रेशन की कहानी है, एक आदमी की, सिंगल आदमी की कहानी है। दत्त साहब ने बनाई थी यादें, सुनील दत्त साहब ने, और सुनील पाल साहब ने ये बनाई है। हम सुनील लोगों को ही एक मौका मिला है कि हम वर्ल्ड वन मैन फिल्म बनाए, एकल फिल्म। लोगों को रुलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हंसाना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, जो सुनील पाल जी करते हैं। तो लोगों को हंसाने का काम जो आप करते हैं, जो आप मिमिक्री करते हैं, तरह तरह के कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? आम लोगों से या कुछ? बिल्कुल, आम लोग ही हमारे गुरु हैं, समस्त ब्रह्मांड मेरा गुरु है। सबसे मुझे सीखने मिलता है, सबसे मुझे देखने मिलता है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों से मुझे सीखने मिला, और समस्त ब्रह्मांड से ये भी कहना चाहता हूँ कि गुरु होने के नाते अगर मुझसे कोई गलती हो तो समझ जाना वो आपकी वजह से हो रही है। आप लोग गुरु हो, हम चेले हैं। और जैसे कहते हैं कि कॉमेडी के सामने स्माइल होना चाहिए, पहली बार स्मेल को बिठा दिया गया, खुशबू को। तो आपने बोला जॉनी लीवर। जॉनी लीवर से आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम पाने में या फिर स्ट्रगल के दौरान अच्छा, उनसे किसी तरह की कुछ? कॉफ़ी विद तेलुगु में ये एक डायलॉग भी है कि डिप्रेशन में जो आदमी जाता है, बोले उसकी ज़िंदगी में वो ट्रेन में भी जाएगा तो अनाउंसमेंट ऐसी होगी, अगला स्टेशन फ्रस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन फ्रस्ट्रेशन, नेक्स्ट स्टेशन फ्रस्ट्रेशन। सही है सर। तो ये ऐसा होगा कि डिप्रेशन वाला आदमी कहीं भी जाए उसको यही अनाउंसमेंट सुनाई देगा। आपने सर जिस तरह से बोला कि ओटीटी पे वल्गैरिटी को परोसा जाता है, आप उससे बचना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी ने किसी वजह से रोस्ट किया होगा। लोग करते हैं। देखिए, आजकल क्या हो गया है कि सच बोलना नेगेटिव बोलने की कैटेगरी में आ गया है। अगर मैं आपको सच बोलूँगा कि ये चश्मा आप ऐसा नहीं ऐसा पहनिए, तो बोला कितना नेगेटिव आदमी, कितना अच्छा चश्मा है मेरा, हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ। तो सच बोलने वाले जो है ना वो नेगेटिव कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमको लोग समझते हैं कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं, इसलिए ट्रोलिंग का, रोस्टिंग का, सबका सामना करना पड़ता है। कैसे हैंडल करते हैं सर? ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हैं? ट्रोलिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो, मुझे लगता है कि उन लोगों पे मुझे रहम आता है, दया आती है। दुनिया ने उन लोगों को किसी लायक नहीं समझा, कुदरत ने उनको किसी लायक ना समझा, तो वो ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को नालायक कर रहे हैं, क्योंकि नालायक तो लायक तो है नहीं, तो लोगों को नालायक समझ रहे हैं, इसलिए रोस्टिंग कर रहे हैं, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। और ट्रोलिंग तो क्या है, आप समाज में घर घर में हो गया। आपकी बीवी अगर आपको बोलेगी कि ये कपड़े आप पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि वो भी तो ट्रोलिंग हो गई। ट्रोल कर रही है। पड़ोसी आपको कुछ बोल रहा है, आसपास के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो ट्रोलिंग ही हो गई। तो ट्रोलिंग के लिए तो आप तैयार रहिए, क्योंकि हमेशा समाज तैयार में हर रहिए। चीज़ में अच्छी नहीं मिलेगी आपको। और यही है, नेगेटिव काटो। चीज़ें ज़्यादा मिलती अगर आप ताज पहन रहे हैं तो ताज का जो बोझ, ये ना मतलब कि ताज पहना हुआ, ताज का बोझ भी आप पर है, और उसे मेंटेन करना। अगर ऐसे हुए तो ताज गिर सकता है, ऐसे हुए तो ताज गिर सकता है। उसमें वो कैपेसिटी आपकी और होनी आज के चाहिए। संसार में तो कोई भी अच्छी चीज़, कांटों का ताज, इसलिए ताज का मोह रखोगे तो आप मोहताज तो रहोगे ही रहोगे, इसलिए ताज को हमेशा बैलेंस में रखिए। आज के टाइम में जो लोग कॉमेडी कर रहे हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी है या जाकिर खान है, उनकी कॉमेडी, उनके कॉमेडी करने का तरीका, स्टाइल, और आप लोग जिस तरह से करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहूँ, दुखद, बहुत दुखद। और ये इसका क्रेडिट जाता है उनके जनता को, दर्शकों, जो उन्हें देखते हैं, जो उन्हें बार-बार क्रेजी देखते हैं, होकर जो देखते उन्हें हैं। क्रेजी होकर देखते हैं, उन शोज़ को, बिग बॉस जैसे शोज़ को, बड़ा शोज़ को, जो कचरा, शो ही कचरा है वो, बिग बॉस और ये सब चीज़ शो ही कचरा है। 5% लोग उसमें कभी अच्छे आए होंगे, बाकी सब तो ये सब कचरा परोस रहे हैं। कभी अगर आपको बिग बॉस में या तो मिला भी हो ऑफर आने का? अब नहीं जाऊँगा, पहले आए थे 1-2 बार ऑफर, तब मैं थोड़ा बिजी था, एक आध बार चांस बन भी रहा था, लेकिन वो नहीं बना। अब नहीं जाऊँगा। अब बिग बॉस कचरा शो हो चुका है। घटिया लोगों की, मतलब जिनको जेल के अंदर जाना चाहिए वो बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाना चाहिए लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर नहीं, कारागृह में जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को आप वहाँ पर, कोई जहर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई समाज में, जिनकी वजह से समाज बिग लॉस में है, ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन के बिग बॉस में है ना। मुझे ऐसा बिग लगता है बॉस कि से नाम कमा रहे हैं।
और कोई फेम कमा रहे हैं। वो कोई कला की का मंच नहीं है, कलाकार थोड़ी ये लोग। कलाकार तो है शाहरुख खान, सलमान खान, जॉनी लीवर जी, लता मंगेशकर, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये कलाकार, ये तो कलंकार है, ये तो आतंकवादी है जिनका आपने नाम लिया ना, उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। और मैं हर सवाल आप ही से पूछूंगा कि आप देखना चाहोगे इन लोगों को? नहीं देखना चाहते, बात ही खत्म। लेकिन जो दर्शक उनको देखने जा रहे हैं उनको इतनी चर्बी है कि वो डिजर्व करते कि माइक पकड़ के उनको गाली भी दे, जो देते ना वो लोग, हाँ तू किधर से आई है, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं, ये अच्छा वो, और गाली तो वो डिजर्व करती है, वो लड़कियाँ डिजर्व करती है और उनके माँ बाप भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो लड़कियों को गाली पड़ रही तो उनके माँ बाप को तो इक्वली सब डिजर्व करते हैं कि उनको गालियाँ पड़े। जो इन नल्लों को देखने जाती है, जो इन समाज के आतंकवादी को देखने जाती है, आतंकवादी को इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। और वो पॉडकास्ट वालों को शर्म आनी चाहिए, इनको बुलाते हैं, उनको पॉडकास्ट वालों को कोई कला से मत लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने, वो तो अपने बोलना नहीं चाहिए। उनके घर पे कोई किसी का लड़कियों के साथ में गलत काम हो जाए और उस गलत काम करने वाले को क्रेडिट मतलब मीडिया वाले हीरो बना दें, हीरो मतलब ऐसे ही बदनाम चर्चित कर दे, तो उनको भी बुला के पॉडकास्ट में बुला लेंगे, कैसा लगे, क्योंकि अपने व्यूज़ से वो इतना प्यार करते हैं। चूँकि सुनील पाल हमारे साथ हैं तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करें। सर आप मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो जितने भी कैरेक्टर आपने प्ले किए हैं उनमें आपका फेवरेट कोई एक जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो? हमारा नाम है रतन नोरा और ऑन टीवी के बिना हम हो अधूरा। ऑन टीवी के इंटरव्यू में खुशबू के साथ आके हो गया पूरा के पूरा, क्योंकि हम पीता हूँ हमरे से अंदर से बदबू आती है, आज खुशबू के अंदर से भी बदबू आएगी, काहे कि बबूल के बाजू में कांटा भी हो तो बदबू देने लगता है। तो हमारा नाम है रतन नोरा और ऑन टीवी देखने वाले सब है काशी और मथुरा, और जो ऑन टीवी नहीं देख रहा है वो सरव है धतूरा। पूरा वाली भी स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। मैं आया था बॉम्बे में, मेरे तो वहाँ पर मुझे चाय की दुकान पे ही आजू बाजू में एक रेस्टोरेंट था, जम्बू रेस्टोरेंट है ना, शारिब हाशमी नाम है, जो जेड़े जोहर के बेटे के नाम बोलूँ, शारिब हाशमी, शारिब। तो ये रतन नूरा नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ से मिला? तो वहीं पर जम्बो होटल में खाना खाते थे, तो वहाँ मतलब वो क्या करता था? ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर थे, आके पी के टाइट, दुबला पतला आदमी, एक अपने आप में कैरेक्टर था, लोग नफरत करते थे, दूर भगा देते। आप उसको, लोग नफरत करते थे, आप उसको, और मैं भी तो कुछ भी नहीं था, जीरो पर कुछ भी स्ट्रगलर तो था, लेकिन बचपन से आप में तो मैं उनके कॉमेडियन साथ तो में था। उनके साथ में खड़ा रहता था, बात करता था, तो उनकी बातें बड़ी फनी लगती थी, पॉजिटिव आदमी था वो, इतना सब होने के बावजूद भी तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते थे, हंसी आ जाती थी। दुबला आदमी बोलेगा कि मैं सबको उठा के पटक दूंगा, तो कितनी हंसी आएगी, पैरों तले कुचल दूंगा, तो बड़ा मज़ा आता। तो फिर मैंने सीखा, उनकी नकल की, आज वो दुनिया में नहीं है, तो शायद ऊपर वाले से जाकर लाफ्टर चैनल से पहले चले गए थे, वो टीवी के मरीज थे, तो भगवान से कहते थे, अरे भगवान तो कैसा आदमी है, हमको बुला लिया, चल हमको बुला लिया कोई बात नहीं, हमारे नसीब में जो कुछ भी है वो धरती पे सुनील पाल जो स्ट्रगलर घूम रहा है साला उसको दे दो, हमको टीबी का मरीज बनाया उसको टीवी का मरीज बना दे, हमको रतन नूरा बनाया इसको भारत रत्न बना दे और तरक्की कर दे, ऐसा कुछ बोला होगा रतन नूरा साहब ने भगवान से, तो उनकी बात सुन ली, हमारा नाम ही इनको दे दे, तो आज रतन नूरा हमारी पहचान, मेरी पहचान। कई लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ समय पहले ये भी सुनने को आया था कि कई दिग्गज पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो चाहते हैं कि उनके वॉइस, उनकी आवाज़ को, कॉपीराइट वाला जो मामला है, अगर वैसा कुछ होता है तो इस तरह के प्रोफेशन ये इसी इन्हीं जो ये यूट्यूबर गाली गलौज वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, किसी आर्टिस्ट का नाम लेकर गंदा जोक सुना देते हैं, गाली दे देते हैं, फला दे देते हैं, उनसे तंग आकर उन्होंने किया, अच्छा किया। तो उसका कुछ नहीं बाकी तो बुरा, जैसे अभी बच्चन साहब की आवाज़ में अगर मैं अच्छा कोई मैसेज दे रहा हूँ तो वो क्यों बुरा मानेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, उसके तहत नहीं आएगा ये। वैसे तो भैया दुनिया भर में लोग बच्चन साहब को कॉपी करते हैं, उनके फ़ैन हैं, भक्त हैं उनके, और अपने भक्त से भगवान कोई रूठ सकता है क्या? और आपने बॉम्बे टू गोवा एक बार फिल्म की थी, उस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि वो फिल्म पहले भी आ चुकी थी, वो उसका सेकंड पार्ट था। हम लोग बड़े फॉर्चुनेट लकी है कि बॉम्बे टू गोवा नाम की फ़िल्म हमारे जीवन में है। महमूद साहब की फ़िल्म बॉम्बे टू गोवा बड़ी चर्चित है और आज भी लोगों के, पहले में महमूद साहब थे,
हाँ बिल्कुल थे, बच्चन साहब भी थे। दूसरे में सुनील पाल है। पहले महमूद साहब थे, बच्चन साहब थे उसमें। इसमें बच्चन साहब की जगह राजू श्रीवास्तव जी थे, जो बच्चन साहब के और बड़े फैन हैं। महमूद साहब और की महमूद जगह साहब पे भी, सुनील पाल हैं। हाँ, तो जो महमूद साहब सुनील के पाल बड़े के फैन लिए थे। वो सुनील पाल के लिए महमूद साहब के कैरेक्टर का करना बहुत मेरे लिए बहुत कितना ज़्यादा सौभाग्य की चैलेंजिंग बात था। है। और मैं उनका, महमूद साहब का भक्त हूँ, उनके जैसा तो कोई कर भी नहीं सकता। हमने कोशिश जो की हमारे अपने हिसाब से, अच्छी बुरी लोगों ने बहुत पसंद की, मगर वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद, हाँ, लोगों ने काफ़ी मोमेंटो पसंद को। की। यस। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सर? अभी गणेश आचार्य जी की फिल्म आ रही है, पिंटू की पप्पी। फिर राजपाल यादव जी के साथ एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सुपर जासूस, मैं और वो है। एक फिल्म अभी आ रही है कॉफ़ी विद अलोन। और भरा गिलास पानी वेब सीरीज़ आ रही है, कृष्णा, मैं, अनिता राज जी। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। माया जाल एक फिल्म आ रही है, हॉरर फिल्म है। आर्या बब्बर और मैं दोनों हैं। और लाइव शोज़ बहुत सारे हैं। और साथ में अपने यूट्यूब चैनल को भी मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ उसमें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अच्छा और हेल्दी वातावरण लोगों तक पहुँचते रहे। परमात्मा, हमारे तो दर्शक ही हमारे लिए माई बाप है, भगवान है। भगवान की कृपा बनी रहे, बस करते रहे। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि परिवार हमारा, दर्शक हमारे माई बाप है, स्टेज हमारे लिए पूजा की तरह है, काम पूजा है। आपके ऑफिस में देखा एक बंदा काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा यार क्या काम क्यों नहीं कर रहा है? काम पूजा है। इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ। बोला क्यों? मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक हूँ। तो ऐसे लोग भी बोलते हैं। काम करते रहिए, काम होगा तो नाम होगा। और आंधी तूफान तो चलते रहते हैं। जितनी बुराई है, जितने आपने बोले गंदे जोक करने वाले, फला करने वाले, OTT प्लेटफॉर्म, ये सब आंधी तूफान है। बहुत ऐसे आया बू 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 बू। और हर आंधी तूफान की बदकिस्मती है या बदकिस्मत है कि एक टाइम के बाद उसको शांत होना पड़ता है। दुनिया का कोई भी तूफान, चाहे वो सुनामी क्यों ना हो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आया बहुत बड़े नाम से खामोश हो गया। हम सबको चाहिए कि हम सब तूफान ना बने। कोरोना इतना बड़ा महामारी बन गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें हल्की हल्की हवा बननी चाहिए जो सांसों में समाए और समस्त ब्रह्मांड को जीवन दे, खुशी दे। ऐसी हवा बने हम, कोई तूफान ना ऐसा बने। सपना आपका जो अभी तक अधूरा है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं? ऐसे कोई सपना तो मतलब ऐसे, अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक ज़माने में मेरा सपना था और यही मेरा सपना था। तो वो तो पूरा हुआ। बस अब सपने के तहत जितनी सारी चीज़ें जो सामने मेरे सामने आ रही है, चाहे फिल्मों से हो, टेलीविज़न से हो, स्टेज से हो। स्टेज से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया भर में मैं शोज़ कर चुका हूँ। टीवी पे हो या यूट्यूब पर हो, सुनील पाल ऑफिशियल में करता रहूँ और हंसाता रहूँ बस। एक बार फिर से सर फ्लैशबैक में चलते हैं। जब स्ट्रगल का दौर था, वो काफ़ी लंबा था आपके लिए, तो उससे पहले जब आपने सक्सेस हासिल किया, उससे पहले कभी ऐसा लगा कि नहीं यार बस अब बस हो गया, मैं मतलब होता है ना कि हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल। थक गया, अब मुझे वापस जाना चाहिए था, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है? बिल्कुल होता है। जब आपके आसपास कोई नहीं होता है, आपको सपोर्ट नहीं होता है, आप तन मन धन फन सबसे ज़ीरो होते हो। फ़न होता है लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लोग तारीफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि सही समय पे सही तारीफ़ करने वाला मिलना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन फिर बाद में मुझे अच्छे लोग भी बहुत मिले, जैसे वीरू कृष्णा जी के बारे में बोला, जॉनी जी के बारे में, पंकज सरस्वत जी, मोरानी जी, सोनू निगम साहब, सब लोगों ने मुझे बहुत संभाला। गणेश आचार्य जी, मास्टर जी, सब अच्छे लोग हैं, संभालते चले गए आज तक। जो भी कर रहा हूँ बस परमात्मा बनाए रखे यार। सुनील पाल जी की जर्नी बताती है कि बयां करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनील पाल जी के लाइफ की जर्नी, स्ट्रगल की जर्नी, स्ट्रगल से लेकर सक्सेस की जो जर्नी रही है, वो हर किसी के लिए मिसाल है, हर किसी के लिए सीख है कि अगर एक छोटा सा मिडिल क्लास का लड़का इतने बड़े सपने को हासिल करने की सपने देख सकता है और उसे आगे चलकर पूरी कर भी सकता है, तो हर कोई उसे पूरी कर सकता है। बस उसके लिए चाहिए कि आपकी जो सोच है, आपके जो सपने हो, उसे पूरी करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। वो एक डायलॉग है सर कि अगर कोई शिद्दत से शिद्दत से तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के पीछे पड़ जाती है। शाहरुख का बड़ा लगा, अगर शिद्दत से किसी चीज़ को आप चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के पीछे पड़ जाती है। सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है।
तो के एस मतलब कपिल शर्मा नहीं, लेकिन खुशबू सिंह। खुशबू सिंह। और कपिल शर्मा भी के एस मतलब, तो आसानी की बात करते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहें। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे। खुशबू सिंह और सुनील पाल, जियो हज़ारों साल। लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।